तो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इसरार में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रस्तुत है हम आपके सामने अपना बीपीएड का संपूर्ण सिलेबस लेकर, जिसमें हमने पेपर फर्स्ट के लिए अब तक यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की, जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और यूनिट 5 में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यूनिट नंबर जो 3 में आपका एक पर्सन छूटा हुआ था, मैंने बताया था कि ये यूनिट नंबर 4 में पढ़ाया जाएगा, वो आज हम इसमें कवर करेंगे। यूनिट नंबर 3 का एक क्वेश्चन है, शरीर कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए, यानी कि टाइप्स ऑफ बॉडी, इसमें हम पढ़ेंगे। और एक हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है 2022 का क्वेश्चन पेपर में, खेल शारीरिक दक्षता के विकास में कैसे मदद करते हैं, चर्चा कीजिए। यानी कि खेल का क्या बेनिफिट है शारीरिक दक्षता में। शारीरिक दक्षता का मतलब होता है शरीर से संबंधित विकास में कैसे मदद करते हैं। और एक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक आज कवर करेंगे हम, वृद्धि एवं विकास को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। और अगर मैं बात करूं यूनिट 5 में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो भी सब इससे कवर हो जाएंगे। वैसे तो आपको पता है कि क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन पेपर में 5 यूनिट आती हैं, जिसमें से 4 यूनिट हमें प्रत्येक सब्जेक्ट से दी जाती है और 5वीं यूनिट में हर यूनिट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या ऑब्जेक्टिव टाइप में भी 1-1 नंबर का पूछ लेता है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूनिट नंबर 4 का हमारा पहला क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, मैंने इस पर इम्पोर्टेंट लिखा भी हुआ है, वृद्धि और विकास। यानी कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे वृद्धि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ। इसमें हम लिखेंगे वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उम्र, आकार एवं आदतों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि वृद्धि क्या होती है, जो व्यक्ति के शरीर में जो विकास होता है, जैसे वजन का विकास होता है, वजन बढ़ रहा हो, उम्र बढ़ रही हो, आकार, आदतें आदि में जो बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम वृद्धि बोलते हैं, कह सकते हैं। और दूसरा टॉपिक हमने इसमें लिखा हुआ है, शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। मात्रात्मक का मतलब किसी भी मात्रा से है, मात्रा बोलते हैं हम, जैसे तुमने सुना होगा मीटर में, किलोमीटर में, ये क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। यानी कि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर या किलोमीटर या सेंटीमीटर। और अगर मैं द्रव्यमान का मात्रक देखूं तो वो होता है किलोग्राम, ग्राम, टन, क्विंटल आदि। तो ऐसे जो हमारे शरीर में विकास होते हैं मात्रात्मक, लंबाई बढ़ती है या वजन बढ़ता है या हमारे आंतरिक अनुभव बढ़ते हैं, उनके परिवर्तन को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। फिर हमने तीसरा पॉइंट इसमें लिया है, वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह परिपक्वता तक चलती है। यानी कि वृद्धि पूरे जीवन नहीं चलती, ये पॉइंट आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। वृद्धि और विकास में अंतर देखने के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। वृद्धि क्या होती है, जो आजीवन नहीं चलती, एक परिपक्वता तक चलती है मनुष्य। आगे वृद्धि का अर्थ, वृद्धि का क्या अर्थ होता है उसके बारे में हमें लिखना है। वृद्धि का तात्पर्य किसी शरीर या अंगों के द्रव्यमान और आकार में वृद्धि से है। यानी कि वृद्धि से क्या तात्पर्य है, अगर तुम्हें पूछे, वृद्धि से तात्पर्य शरीर या अंगों में के द्रव्यमान में या आकार में वृद्धि होना। इसका मतलब है जैसे व्यक्ति का वजन बढ़ता है और शरीर का आकार बढ़ जाता है, कोई दुबला पतला होता है तो वो तकड़ा हो जाता है। यह आमतौर पर कोशिकाओं के गुणन और अंतःकोशिकीय पदार्थ में वृद्धि के माध्यम से होता है। यानी कि कोशिकाओं के गुणन से और अंतःकोशिकाओं में
वृद्धि के माध्यम से होती है यह प्रक्रिया। फिर आगे लिखेंगे इसमें, विकास का तात्पर्य जीव की शारीरिक और कार्यात्मक परिपक्वता से होता है। विकास का मतलब किससे होता है? तात्पर्य शरीर और कार्यात्मक परिपक्वता से, यानी कि एक तो शरीर की शारीरिक मतलब और दूसरा कार्यात्मक। कार्यात्मक का मतलब होता है किसी कार्य को लेकर अनुभवित हो जाना। फिर आगे इसमें लिखेंगे, और प्रभावी ढंग से कार्य करने की अक्षमता और कौशल में वृद्धि से भी है। यानी कि विकास का तात्पर्य किससे है? यहाँ पे हमें दो अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। पहला तो वृद्धि के लिए दिया हुआ है, दूसरा दिया है विकास के लिए। विकास में और वृद्धि में क्या अंतर होता है ये आपको काम आएगा उसमें। तो आगे हम लिखेंगे विकास के बारे में थोड़ा सा। विकास क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डेवलपमेंट। विकास से तात्पर्य व्यवस्थित परिवर्तनों से है। व्यवस्थित का मतलब जो व्यवस्था के अनुसार परिवर्तन यानी बदलाव होते हैं, उससे है। फिर आगे लिखेंगे, जो एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। यानी कि विकास क्या होता है, जो उसके पूरे जीवन में, यानी कि यहाँ से आप एक चीज समझ जाएंगे, जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित समय तक चलती है और विकास पूरे जीवन तक चलता है। यानी कि जन्म से या भ्रूणावस्था से भी कह सकते हैं लेकर मृत्यु तक, और वृद्धि कहाँ तक चलती है? एक निश्चित समय तक। तो इसमें आगे लिखेंगे, अर्थात विकास की प्रक्रिया गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। अभी मैंने आपको बताया जो विकास है वो गर्भ से लेकर कहाँ तक चलता है? मृत्यु तक। फिर आगे एक पॉइंट बना के लिखेंगे, बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व जब वह माता के गर्भ में आता है तभी से आरंभ हो जाती है। विकास की प्रक्रिया कब से हो जाती है? जैसे ही वो माता के गर्भ में आता है तभी से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था तक क्रम से चलती रहती है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, जो हमारे जीवन की अवस्था है उसको हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। एक तो शैशवावस्था जो जन्म से 5 साल 7 साल तक होती है। फिर आ जाती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कब तक होती है? ये 7 से लेकर 15 या 12-15 ईयर तक होती है। फिर आ जाती है किशोरावस्था। किशोरावस्था जब व्यक्ति जवान हो जाता है, ये जवानी तक चलती है 30 साल तक। फिर 30 के बाद आ जाती है प्रौढ़ावस्था, जिसको वृद्धावस्था भी बोलते हैं। फिर ये स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बुढ़ापा स्टार्ट हो जाता है। तब तक विकास चलता रहता है। इस प्रकार वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। मनुष्य विकास की अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है, जिनमें उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। यानी कि व्यक्ति का कौन कौन सा विकास होता है? शारीरिक भी और मानसिक भी, संवेगात्मक भी और सामाजिक विकास भी। सारे विकास इसमें होते रहते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति जिस भी पड़ाव से गुजरेगा उसी प्रकार उसको अनुभव के द्वारा सारा चीज़ों का विकास होता चला जाएगा। फिर हरलोक के अनुसार, एक शिक्षा शास्त्री या मनोवैज्ञानिक हुए हरलोक, उसके अनुसार दिया हुआ है किसकी विकास की परिभाषा क्या है? विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास के स्वरूप क्या क्या प्रकट होता है व्यक्ति में? नवीन विशेषताएं, यानी कि उसमें नए नए क्या आते हैं? गुण आ जाते हैं। और नवीन योग्यताएं, योग्यताएं का मतलब नई नई चीजें सीखता रहता है और उनका अनुभव करता है। फिर आगे इसमें विकास से तात्पर्य लिखा हुआ है, विकास से रिलेटेड चीज। विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है। तो यहाँ पे बहुमुखी प्रक्रिया है। विकास कौन सी प्रक्रिया? अगर तुम्हें पूछे, विकास बहुमुखी प्रक्रिया है। फिर इसमें आगे लिखेंगे, इसमें बहुत सी बातों का समावेश होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में बालक का केवल बौद्धिक पक्ष ही नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक अवस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति जिस भी अवस्था से गुजरता है वैसे वैसे उसका सर्वांगीण विकास होता है। इसका मतलब ये है, यानी कि शारीरिक तो होगा ही, शरीर का विकास, और मानसिक विकास,
यानी कि बुद्धि का विकास और फिर उसका सामाजिक विकास भी होगा। और संवेगात्मक विकास का मतलब है संवेगों का विकास। संवेग क्या होते हैं? ये हमारे अंदर के भाव होते हैं, उनको हम संवेग बोलते हैं। अब आगे देखेंगे हम वृद्धि और विकास, यानी कि दोनों को लेकर के क्या इसकी परिभाषाएं और क्या इसका अर्थ है, दोनों का क्या अंतर है दोनों में। जो तो ये दोनों शब्द बढ़ने की दशा का संकेत करते हैं, यानी कि वृद्धि का भी मतलब क्या होता है? बढ़ना होता है, और विकास का मतलब भी बढ़ना होता है। इस कारण से दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोनों को जब बढ़ने से प्रेरित होते हैं, बढ़ने की दशा से होते हैं, तो इसका मतलब इनको दोनों को एक ही अर्थ में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। फिर आगे लिखेंगे परंतु दोनों में अंतर होता है। विकास को यदि हम एक प्रक्रिया मानते हैं तो वृद्धि को हमें उस प्रक्रिया का परिणाम मानना चाहिए। यानी कि विकास क्या है? एक प्रक्रिया है जो मृत्यु से जीवन पर्यंत तक, पूरे जीवन तक चलती रहती है, और उस प्रक्रिया का परिणाम किसको कहते हैं? वृद्धि को कहते हैं। शरीर में जो विकास होगा, यानी शरीर को जो बढ़ोतरी होगी, वो जो परिणाम प्राप्त होगा 22 साल तक, वो क्या होगा? हमारी वृद्धि कहलाएगी। और जो विकास है वो जीवन पर्यंत तक चलता रहेगा। फिर आगे इसमें प्रोफेसर सोरेनसन के अनुसार लिखा हुआ एक परिभाषा, विकास एक गुणात्मक स्थिति है जबकि वृद्धि परिमाणात्मक स्थिति है। यानी कि विकास तो एक गुणात्मक स्थिति है, गुणात्मक का मतलब है ये बढ़ती रहती है, चलती जाती है। और विकास क्या है? वृद्धि क्या है? परिणामात्मक, परिमाणात्मक। परिमाणात्मक का मतलब होता है एक परिणाम देकर हमें रुक जाती है। एक समय आता है ऐसा जिसमें हमें परिणाम प्राप्त हो जाते हैं और फिर वह रुक जाती है, यानी कि एक निश्चित काल के लिए होती है। कितनी लंबाई, मोटाई, भार आदि हुई, इसका मापन किया जाता है। अतः क्रमशः जो परिवर्तन होता है उससे वृद्धि का ज्ञान होता है। यानी कि जो भी हम परिणाम प्राप्त करते, कितनी लंबाई बढ़ी है व्यक्ति की, कितनी मोटाई बढ़ी है और कितना उसमें भार हुआ है, इन सब का जो हमें बाद में परिणाम प्राप्त होता है वो किस में आ जाता है? वृद्धि में आ जाता है। जब हम विकास पर ध्यान देते हैं तो ज्ञात होता है कि वृद्धि के साथ उसमें कुछ अन्य गुण भी आ जाते हैं। यानी कि वृद्धि तो आती है व्यक्ति में, अनुभव प्राप्त करता रहता है, और कुछ एक अलग से गुण भी उसमें आ जाते हैं, जैसे परिपक्वता, दृढ़ता आदि। यानी कि परिपक्वता का मतलब वो सब चीज़ों को का अनुभव करके उनसे कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करता है। यह विकास का सूचक है। अतः विकास के अंतर्गत वृद्धि भी शामिल है। यानी कि विकास के अंदर क्या आता है? वृद्धि भी आ जाती है। फिर हम बात करेंगे वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से लिख लेंगे और नोट्स अपने बनाते चलेंगे। जैसे हमने एक साइड में डाला हुआ है वृद्धि, एक साइड में डाला हुआ है विकास। हमने वृद्धि में पहला टॉपिक लिखा है वृद्धि को मापा जा सकता है, जबकि विकास को मापना कठिन है। यानी कि विकास चलता ही जाता है। आज व्यक्ति कुछ सीखता है तो अगले दिन कुछ और सीख जाता है। जब तक हम उसको मापेंगे तो अगला एक और बढ़ जाएगा। इसको मापना इसलिए कठिन हो जाता है। फिर हमने दूसरा पॉइंट लिखा है वृद्धि एक सीमित समय तक किशोर अवस्था तक ही होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था किशोर अवस्था तक कब तक होती है? किशोर अवस्था हमारी लगभग 20-22 साल तक होती है, यानी कि वृद्धि वहां पे आकर रुक जाती है। विकास जीवन पर्यंत गर्भ से मृत्यु तक चलता रहता है। यानी कि विकास चलता रहता है जब तक हम भ्रूण अवस्था से लेकर कहाँ तक चलता है? ये मृत्यु पर्यंत तक चलता है। फिर आगे इसमें लिखेंगे वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन से ही आंकी जा सकती है। यानी कि वृद्धि जो है शारीरिक परिवर्तन से ही आंकी जा सकती है, यानी कि देखी जा सकती है। जैसे मैं बात करूँ हमारे शरीर की लंबाई से या हमारे शरीर के मोटापे से, इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसके अंदर वृद्धि हो रही है, या जैसे मैं कहूँ भार में वृद्धि हो रही है, या मैं कहूँ उसकी हाइट में वृद्धि हो रही है, इसको हम आंक सकते हैं। लेकिन विकास शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक
और सामाजिक परिवर्तन है, इसको हम आंक नहीं सकते, उसको प्रयोग में धीरे धीरे लाया जाता है। फिर अगला पॉइंट हमने लिखा है, वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन हैं उन्हें सामान्य रूप से जीवन में देखा जा सकता है। यानी कि जो वृद्धि में परिवर्तन आते हैं उनको सामान्य रूप से देख सकते हैं, जबकि विकास को सामान्य देखा नहीं जा सकता क्योंकि यह अप्रत्यक्ष होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं वृद्धि की, ये प्रत्यक्ष होती है, यानी कि हम इसको देख सकते हैं, और विकास क्या होता है, अप्रत्यक्ष, यानी कि इसको हम देख नहीं सकते अपने सामने। फिर अगला पॉइंट लिखा है, वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप में होती है। वृद्धि की प्रक्रिया कब कब होती है, आंतरिक भी होती है और बाह्य भी होती है। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी हाथ पैर और उनकी हड्डियां छोटी छोटी होती है, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है आंतरिक उसकी हड्डियां भी बढ़ती जाती है। और बाह्य का मतलब है जैसे उसको हम देखते हैं तब वो छोटी हाइट का होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी हाइट भी बढ़ जाती है। विकास की प्रक्रिया केवल आंतरिक होती है। विकास कैसी होती है, केवल आंतरिक होता है, उसको हम आंक नहीं सकते, देख नहीं सकते। अगला पॉइंट डाला है, वृद्धि विकास का छोटा रूप है। विकास की सतत प्रक्रिया में यह एक छोटा सा चरण है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया में एक छोटा सा चरण है। विकास शब्द एक विस्तृत शब्द है, वृद्धि विकास का ही भाग है। यानी कि अगर मैं बात करूं विकास के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि उसका सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, हर विकास उसके अंदर आ जाता है, जबकि वृद्धि एक विकास का छोटा सा भाग है। फिर इसमें अगला पॉइंट हमने डाला हुआ है, संकुचित अर्थ में शारीरिक आकार के बढ़ने को वृद्धि कहा जाता है। यानी कि शरीर के आकार में जो बढ़ोतरी होती है उसको क्या कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। जबकि विकास मानसिक प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। यानी कि विकास क्या है, मानसिक प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। तो हमारा ये पहला टॉपिक पूरा हुआ, वृद्धि क्या है और विकास क्या है इससे रिलेटेड। अब हम बात करेंगे आगे, एक हमारे पास आयु तथा लिंग यानी कि जेंडर। आयु का और जेंडर का क्या संबंध है, इससे रिलेटेड हमारे पास हमारे सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है, इसको हम कवर करेंगे। आयु को अंग्रेजी में बोलते हैं एज। तो इसमें लिखेंगे हम, जीवन काल को आयु कहते हैं, यद्यपि वह व्यवस्था या उम्र को भी बहुधा आयु ही कह दिया जाता है। यानी कि आयु क्या होती है, व्यक्ति की उम्र होती है। तो इसको आप सीधे शब्दों में भी लिख सकते हैं, यानी कि जीवन काल को आयु कहते हैं, किसी व्यक्ति की उम्र या अवस्था में वृद्धि को आयु कहा जा सकता है। फिर आगे लिखेंगे, जीवित मानव, पशु पक्षियों, कीट पतंगों, सूक्ष्म जीवों, वनस्पतियों और निर्जीव वस्तुओं के जीवन अथवा पैदा होने के समय से लेकर उस पदार्थ की मृत्यु अथवा समाप्त होने तक के समय को आयु से संबोधित करते हैं। यानी कि इतना तक व्यक्ति, जैसे अगर मैं जीवों की बात करूं तो इतना वो पैदा होता है और जब तक वो मरता है तब तक के जीवन काल को क्या कहते हैं, उसकी आयु कहते हैं। या अगर मैं किसी निर्जीव वस्तु की बात करूं, जैसे हम कोई एक चेयर खरीदते हैं, जब तक वो हमने खरीदी या जब तक वो फैक्ट्री में बनी वहां से लेकर और जब तक वो टूट के बेकार नहीं हो जाती तब तक उसका क्या कहलाती है, आयु कहलाती है, जीवन काल भी कहलाती है। अब इसमें आगे लिखेंगे, व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्थिति व प्रक्रिया के अनुसार आयु को कई भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि उसकी सामाजिक स्थिति और प्रक्रिया, सामाजिक मानसिक स्थिति के अनुसार आयु को कई भागों में बांटा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक ने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं तथा आयु मापन के अलग अलग परीक्षण भी प्रतिपादित किए हैं। यानी कि आयु को मापने के अलग अलग क्या बनाए हैं, परीक्षण बनाए हैं। तो इसमें हम पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे, काल क्रमिक आयु। काल क्रमिक आयु का मतलब
काल क्रमिक आयु व्यक्ति की वर्षों और दिनों में गिनी जाने वाली आयु को कहते हैं। यानी कि कालक्रमिक आयु क्या होती है, जो वर्षों या दिनों में गिनी जाती है, उसको क्या कहते हैं, कालक्रमिक आयु। यह जन्म से मृत्यु तक गिनी जाती है। व्यक्ति की नौकरी, स्कूल में दाखिला, खेल स्पर्धाओं के जूनियर व सीनियर वर्गों का बंटवारा इसी आधार पर किया जाता है। यानी कि जैसे व्यक्ति का स्कूल में एडमिशन होगा बच्चे का तब, और जैसे व्यक्ति नौकरी का जीवन काल व्यतीत करता है, नौकरी लग जाती है उसकी, और जब तक वो रिटायर होता है उसको किसमें दिनों से गिनते हैं ना, दिनों में महीनों में गिनते हैं, इसमें ये किस में आ जाता है, कालक्रमिक आयु में आ जाता है। और जैसे आप देखते हैं खेलों में किसी को जूनियर बोलते हैं और किसी को सीनियर, तो ये किसके हिसाब से बोला जाता है, जिस हिसाब से जितने दिनों से वो ज़्यादा काम कर रहा है। जैसे ज़्यादा दिनों से कोई व्यक्ति किसी महकमे में या किसी खेल में ज़्यादा दिनों से है तो उसको सीनियर बोल दिया जाएगा, और जो कम दिनों से उसमें प्रतिभाग कर रहा है उसको जूनियर बोल दिया जाएगा। फिर इसमें आगे लिखेंगे, या आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कालक्रमिक एज की डेफिनेशन इंग्लिश में भी लिख सकते हो, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मंथ्स और ईयर सिंस बर्थ। यानी कि उसके जन्म से लेकर दिनों और महीनों के संख्या को क्या कहते हैं, कालक्रमिक आयु कहते हैं। अब दूसरा इसमें हमने भाग लिखा हुआ है शरीर रचना आयु। शरीर रचना आयु से क्या तात्पर्य है वो इसमें लिखेंगे। यह आयु शरीर रचना, कंकाल तंत्र की वृद्धि और विकास से संबंधित है। यानी कि किससे संबंधित है, शरीर का जो कंकाल तंत्र होता है उसकी वृद्धि और विकास से संबंधित है। जैसे बच्चे के दांतों की संख्या से विशेष आयु का पता लगाया जाता है। यानी कि जैसे जैसे बच्चों के दांत को गिन के हम बता देते हैं किसकी कितनी उम्र है, उससे संबंधित है। हाथ की हड्डियों से भी आयु का पता लगाया जा सकता है इत्यादि। यानी कि व्यक्ति के शरीर को देखकर, उसके शरीर की वृद्धि और विकास को देखकर, उसके कंकाल तंत्र की वृद्धि और विकास को देखकर हम क्या बता सकते हैं, इसकी आयु कितनी है, जिसको हम एनाटॉमिकल एज भी बोलते हैं इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, है ना। चलो तीसरी हेडिंग हमने डाली हुई है दैहिक आयु। दैहिक आयु का मतलब इसमें क्या होती है दैहिक आयु, इसमें हम लिखेंगे दैहिक आयु बच्चे के दैनिक अक्षमताओं योग्यताओं से संबंधित होती है। यानी कि उसने कितनी अक्षमताएं उसके अंदर है उसके शरीर में और कितनी योग्यताएं उसने प्राप्त की है उससे संबंधित होती है दैहिक आयु। यह सामान्यतः तरुण अवस्था से संबंधित है। इस आयु का निर्धारण कुछ हद तक लड़कों की काख में उगे बालों से, लड़कियों के मामले में मासिक धर्म से लगाया जा सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं दैहिक आयु का तो उसके अनुभव से संबंधित होती है, उसकी योग्यताओं और अक्षमताओं से होता है। अगर मैं व्यक्तियों को देखूं, बच्चों को देखूं तो लड़के को कैसा पता लगा लेते हैं, उसकी तुमने देखा होगा मूछ दाढ़ी जैसे ही आ जाती है तो हम कह देते हैं कि यह बच्चा अब जवान हो गया। और लड़कियों का कैसे अंदाजा लगाया जाता है, मासिक धर्म से। फिर हमने इसमें चौथी हेडिंग डाली हुई है मानसिक आयु। इसमें हम लिखेंगे बीने ने बुद्धि परीक्षण के आधार पर मानसिक आयु की सार्थकता को स्पष्ट किया है। बीने ने एक हमें बुद्धि का सूत्र भी दिया है, उसके अनुसार इसको व्यवस्थित या स्पष्ट किया है। फिर इसमें लिखेंगे उनके कथानुसार मानसिक आयु किसी के द्वारा विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति है जो उसके कार्यों द्वारा जानी जाती है तथा किसी आयु विशेष में उसकी अपेक्षा होती है। यानी कि जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसकी अभिव्यक्ति चेंज होती जाती है और उसकी उपेक्षा भी समाज में और सभी कार्यों में बढ़ती जाती है। उपेक्षा का मतलब उसका पद बढ़ता जाता है, उसको अच्छी जीवन रेखा में जैसे अच्छे अच्छे कार्यक्रमों में उसको भाग लेना और उसको अच्छे से लोग जानने लगते हैं।
इसमें हमने लिखा है बुद्धि परीक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस बालक में 10 वर्ष की आयु के सामान्य बालकों के समान कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष होगी। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 10 वर्ष की आयु वाले बालक का क्या कर लेता है, सामान्य कार्य जो है समान कार्य पूरा कर लेता है, तो उसकी आयु कैसे माप लेंगे कि ये 10 साल का है। फिर इसमें यदि 8 वर्ष का बालक ऐसे कार्य कर लेता है जिसको 9 वर्ष का बालक कर पाता हो, उस बालक की मानसिक आयु 9 वर्ष होगी। यानी कि अगर कोई बच्चा छोटा है लेकिन जो काम बड़े बच्चे कर रहे हैं उनके हिसाब से उतना काम वो कर पा रहा है, तो उसकी आयु मानसिक आयु कैसी होगी, बड़े बालकों की अपेक्षा होगी। फिर इसमें हम लिखेंगे इसका अर्थ यह है मानसिक आयु किसी विशिष्ट उम्र में बालक की मानसिक परिपक्वता को बताती है। मानसिक आयु क्या बताती है, उसकी परिपक्वता या उसके अनुभव को बताती है। यही परिपक्वता मानसिक आयु है। बिने परीक्षा के अंतर्गत सामान्य मानसिक योग्यता का मापन किया जाता है। बिने ने एक सूत्र दिया है, उसके अनुसार क्या किया जाता है, मानसिक आयु का पता लगाया जाता है। तो तुमने बिने का सूत्र भी पढ़ा होगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणा 100। यानी कि IQ बराबर, ये तुमने एक सूत्र देखा होगा, IQ बराबर होता है मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज बटे वास्तविक आयु यानी कि रियल एज, और मल्टीप्लाई हो जाती है 100 से। ये आपने फॉर्मूला सुना होगा। इससे हम क्या लगाते हैं, उसके बुद्धि परीक्षण का सूत्र है, उसके बुद्धि का परीक्षण करते हैं इस सूत्र से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक लेके अपना। तो तब तक के लिए नमस्कार। और आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। धन्यवाद।